नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, वीडियो हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 1 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट को लेकर के। और जैसा कि आप सभी को पता है, 12 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है और इसी कड़ी में हम लोग यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिन क्वेश्चंस के एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। इसी कड़ी में हम लोग अपनी 2 यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। फाइनली आज हम अपनी तीसरी यूनिट को शुरू करने वाले हैं और यहां पर करीब करीब 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनके एग्जामिनेशन में रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो तमाम क्वेश्चंस को विद आंसर आज की वन शॉट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं सारी चीजों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करते चलेंगे और डेफिनेटली अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इन तमाम चीजों का बेनिफिट उठाएंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए लेक्चर के अंदर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ हमें यहाँ पे समझना है, अंडरस्टैंड करना। देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप लोग यूनिट 3 की बात करते हैं तो सबसे पहला जो सवाल है काफी रिपीटेड है, वो आपका है अथॉरिटी की डिवीजन को लेकर के, पावर की डिवीजन को लेकर के। माने हमसे पूछा जाएगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है। जैसे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा पहला ही टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है माय डियर फ्रेंड्स? यहां पे लिखा हुआ है की डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। आपको समझना क्या है? आपको समझना यह है, चाहे बात सेंट्रलाइजेशन की करें, डिसेंट्रलाइजेशन की करें, चाहे आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पूछे, चाहे डिफरेंस पूछे, तो आपको एक अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन इसको लेकर के आनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन असल में डिस्ट्रीब्यूशन है। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का। देखिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको याद रखना है। वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। क्या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रहेगी या लो लेवल मैनेजमेंट के पास रहेगी? अब जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो जो आपका डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 तरीके से। पहला आपका सेंट्रलाइज्ड रहेगा, दूसरा आपका डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा। यानी हम लोग कहेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बोथ आर रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे ध्यान से देखिएगा, दे डिटरमाइन हाउ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, एक तो पावर और दूसरा क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर एलोकेटेड अमंग द वेरियस लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से पावर की बात हो रही है, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलोकेट किया जाएगा। इसका जो आपका पूरा का पूरा एक तौर के बुनियादी तौर पे जो पावर होती है वो किस में डिवाइड की जाती है? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। समझ में आया? तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मामला है आपके डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी से जुड़ा हुआ। किस तरीके से पावर को एलोकेट करना है, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलोकेट करना है। क्योंकि एक पर्सन को जब पावर मिलती है, किसी भी चीज को जब पावर मिलती है, तो उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आप सभी को पता है, ग्रेट पावर्स कम विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चीज को आपको अपने जहन में उतार लेना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान ये देना है कि जब भी आप लोग सेंट्रलाइज्ड की बात करते हैं ना, जो भी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? देखिए, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर कंसंट्रेटेड रहती है, उसको हम लोग सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अलग अलग लेवल के ऊपर, वो होता है डिसेंट्रलाइज्ड। याद रखिएगा, सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर अगर आपका डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कंसंट्रेट है तो वो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग लेवल पे पावर बटा हुआ है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो वो क्या हो जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, अथॉरिटी की ही बात की है तो सेंट्रलाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन जो भी सेंट्रलाइजेशन है या सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर क्या दिख रहा है आपको, आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप मैनेजर्स रिटेन मोस्ट अथॉरिटी। माने जब आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी है तो टॉप लेवल मैनेजर ही क्या होगा, अथॉरिटी को मेंटेन करेगा। लेकिन जब जब आप लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अथॉरिटी इज गिवन टू द लोअर एंड द मिडल लेवल ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, नहीं आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, यहाँ पे अथॉरिटी न केवल टॉप लेवल बल्कि जो आपका मिडल लेवल है उसके पास भी जाती है। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पे लोअर की भी बात करते हैं और यहाँ पे आप लोग मिडल लेवल ऑफ मैनेजर की भी बात करते हैं। दोनों बातों का आपको ख्याल रखना। ठीक है, यहाँ पे मिडल लेवल की भी बात हो रही है और आपके टॉप लेवल की भी बात हो रही है। समझ में आया? तो आई होप कि क्लैरिटी मिला होगा सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। अब बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जैक्टली जो स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होता है। ऑब्वियस सी बात, अगर आप लोग देखेंगे ना तो अगर सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका जो पावर जब टॉप अथॉरिटी के पास होता है ना तो सारी चीजों को उनको इंडिविजुअली खुद से मॉनिटर करना होता है। जब चीजें खुद से मॉनिटर की जाती हैं तो डिसीजन लेने में समय लगता है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कैसा होता है, स्लो होता है। क्योंकि आप लोगों को देखना डिसीजन मस्ट पास थ्रू द हायर लेवल। डिसीजन कहां से पास होगा, हायर लेवल से पास होगा। लेकिन जब जब आप लोग सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, सॉरी डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्टर होता है। इसके अलावा एक और अगला पॉइंट है कंट्रोल का। माय डियर फ्रेंड्स, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वहां पे टाइटर कंट्रोल होता है। क्या होता है, टाइटर कंट्रोल होता है। क्योंकि यहाँ पे सुपरविजन हर चीज को सुपरवाइज कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट सुपरवाइज करता है। समझ में आया? टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, सुपरवाइज करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो कंट्रोल है वो टाइट होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड जब जब आप लोग डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रेट फ्रीडम होती है। यहाँ पे क्या होती है, एक आजादी होती है, बट लेस डायरेक्शन कंट्रोल फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है? तो यहां से आपको एक बुनियादी तौर पे क्लैरिटी मिला होगा कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड या सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, डिसीजन मेकिंग की क्या स्पीड होती है, कंट्रोल की क्या, कंट्रोल का क्या सीन होता है, मीनिंग क्या होता है, अथॉरिटी क्या होता है। अब इसके बाद एक और फैक्टर है दैट इज द अकाउंटेबिलिटी। ध्यान रखिएगा, अकाउंटेबिलिटी के अंदर आप लोग क्या कह सकते हैं, सर ऑब्वियस सी बात है जब सारी की सारी अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है सेंट्रलाइजेशन के अंदर तो यहां पे कौन अकाउंटेबल होगा, माय डियर फ्रेंड्स आपका टॉप मैनेजमेंट अकाउंटेबल होगा किसी भी चीज के लिए। लेकिन अगर आप लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो यहां पे अकाउंटेबिलिटी इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहां पे क्या होती है कि अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो अथॉरिटी है वो शेयर हो जाती है। सॉरी, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी क्या हो जाती है, शेयर हो जाती है बिटवीन द डिफरेंट लेवल, जिनके पास जो जो अथॉरिटी थी उस हिसाब से। और इसके बाद लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आप लोग सस्टेनेबिलिटी का लिख सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी देखिए सूटेबल फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होती है, स्टेबल इन्वायरमेंट्स एंड जो आपका क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। ठीक है ना, डिसेंट्रलाइजेशन सूटेबल फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड द डायनामिक इन्वायरमेंट। जब डायनामिक इन्वायरमेंट, बदलते इन्वायरमेंट की बात होगी और सूटेबल किसके लिए होगी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। समझ में आया? तो दी मोस्ट रिपीटेड सवाल है इस बार भी इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो आप लोग मेक श्योर करके इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर? तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते, यहां पे एक चीज और है, मैंने आपके अच्छे से मार्क्स आ जाए डेट्स एक टेबल भी तैयार करवा ली है। देखिए ये टेबल है, इसमें मैंने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। देखिए ये आपका सेंट्रलाइजेशन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन लिखा हुआ है। आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, मीनिंग के बिहा पे, डिसीजन मेकिंग के बिहा पे, कंट्रोल के बिहा पे, फ्लेक्सिबिलिटी के बिहा पे, इंप्लॉइज के इन्वॉल्वमेंट के बिहा पे एंड सूटेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बिहा पे हमने सारी चीजों को डिफरेंशिएट कर दिया। वही सारी बातें जो हमने अभी पढ़ी हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। आप लोग ऐसे टेबुलर फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जाम के लिए परफेक्ट रहने वाला है। क्लियर? आई होप कि ये पहला टॉपिक, पहला सवाल, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज के अंदर। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन रहने वाला है ना, दैट इज द मैट्रिक्स एंड द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन
स्ट्रक्चर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, एक तो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करनी है, इसके साथ काफी सवाल आता है, ठीक है। मैट्रिक्स के साथ आपको क्या करना है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अब ध्यान से समझिएगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, किस चीज को डिफाइन करता है, हाउ, कि किस तरीके से एक्टिविटीज, टास्क एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अरेंज्ड विद इन ए बिजनेस। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से पढ़े। क्या कह रहा है कि केवल और केवल आपको ये याद रखना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही डिफाइन करता है कि किस तरीके से एक्टिविटी, किस तरीके से टास्क, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और जो बिजनेस है उसके साथ अरेंज होगी। क्लियर है, ये सब डिसाइड करने का काम किसका है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का है। टू मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या क्या है, एक तो मैट्रिक स्ट्रक्चर होता है, एक आपका वर्चुअल स्ट्रक्चर होता है। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, लेकिन अगर आप सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक स्ट्रक्चर की, तो मैट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर देखिए क्या होता है, हम लोग कंबाइन करके चलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर को। याद रखिएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन। लाइक हम लोग क्या क्या लेके चलेंगे, मार्केटिंग, फिनांस, एचआर लेके चलेंगे, एंड द प्रोजेक्ट डिविजनल स्ट्रक्चर, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन रहेगा। प्रोविजनल जो आपका डिवीजन स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। एम्प्लॉयज वर्क अंडर द टू टाइप ऑफ अथॉरिटी साइमल्टेनियसली, यानी कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंप्लॉयज है उनको दो अथॉरिटी के नीचे काम करना होता है। पहला इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। एंड सेकंड माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको प्रोजेक्ट बोल दीजिए, डिवीजन बोल दीजिए, क्या बोल सकते हैं, पहला तो आप लोग प्रोजेक्ट बोल सकते हैं या फिर आप लोग क्या बोल सकते हैं, डिविजनल आप लोग स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। चाहे आप लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग डिविजनल स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, दोनों बातों पे आपको ख्याल करना है और दोनों के नीचे ही इंप्लॉइज क्या करेंगे, काम करेंगे। यानी कि फंक्शनल मैनेजर डिपार्टमेंट हेड रहेगा, प्रोजेक्ट एंड द प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। यहां पे क्रिएट करता है ड्यूअल चेन ऑफ कमांड, क्योंकि यहां पे आपके दो चेन होगी, या आप क्या कहेंगे, ड्यूअल चेन ऑफ कमांड। क्लियर है, हम लोग क्या कहेंगे, यहां पे क्या हो रही है, ड्यूअल चेन ऑफ कमांड क्रिएट हो रही है। क्लियर, इस तरीके से आपको थोड़ा याद रखना है। आगे इसकी कुछ फीचर्स है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा ड्यूअल अथॉरिटी होता है। ड्यूअल अथॉरिटी का मतलब इंप्लॉइज को रिपोर्ट करना पड़ता है फंक्शनल एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों को। क्रॉस फंक्शनल टीम होती है, माने पीपल फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर, पीपल जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं एक साथ उनको काम करना होता है। आगे माय डियर फ्रेंड्स अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी का, इजी टू असाइन इंप्लॉइज टू द डिफरेंट प्रोजेक्ट, समझ में आया, यहाँ पे आसानी रहती है। उसके बाद एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि सेम इंप्लॉय कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, सो एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि सेम इंप्लॉयज मल्टीपल प्रोजेक्ट के साथ जब काम करेंगे तो रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे, दैट्स व्हाई। ये कुछ फीचर्स है माय डियर फ्रेंड्स किसकी, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की। वहीं अगर आप लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है। एडवांटेजेस कुछ पढ़ लीजिएगा, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट रहता है, क्विक डिसीजन मेकिंग इन प्रोजेक्ट होता है, एनकरेज होता है टीम वर्क एंड द इनोवेशन एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स होता है। लिमिटेशन के अंदर क्या होता है, ड्यूअल रिपोर्टिंग में कोज कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है। ड्यूअल रिपोर्टिंग माने दो दो जगह रिपोर्ट करना है तो कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इंक्रीज करता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड वर्कलोड को एंड रिक्वायर हाईली स्किल्ड मैनेजर, यहाँ पे किसकी जरूरत होती है, बहुत स्किल्ड मैनेजर की जरूरत हमें होती है। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा सेकंड टाइप क्या है माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वर्चुअल का मतलब इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, ऑनलाइन आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज ए नेटवर्क बेस्ड स्ट्रक्चर। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्या होता है, नेटवर्क बेस्ड स्ट्रक्चर रहता है, विच इज सेंट्रल कंपनी कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, जिसकी सेंट्रल कंपनी उसकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करती है आज कैरी आउट बट इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल पार्टनर ऑफन थ्रू द डिजिटल कम्युनिकेशन। देखिए साफ साफ लिखा हुआ, किससे, डिजिटल कम्युनिकेशन से। द ऑर्गेनाइजेशन हैज ए वेरी फ्यू फिजिकल एसेट्स, ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत कम ऐसे फिजिकल एसेट और इंप्लॉयज होते हैं। मोस्ट फंक्शंस आर आउटसोर्स, आउटसोर्स का हम लोग पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। ज्यादातर फंक्शन क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आउटसोर्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन या डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है इसी का। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन, और इसी का क्या नाम है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं, फीचर्स आप लोग याद कर सकते हैं, क्या क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड द अडेप्टेबिलिटी है, वर्क डन इज थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्लाउड सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशन, क्योंकि सब ऑनलाइन है। आगे क्या कह सकते हैं, मिनिमल फिजिकल प्रेजेंस, यानी
यानी कि आपका मिनिमल फिजिकल प्रेजेंस होता है, ऑफिस लेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। आउटसोर्सिंग इज ए मेजर फंक्शन लाइक द मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक, आईटी एसेट्रा, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है यहाँ पे आउटसोर्स होता है, ठीक है ना। कुछ एडवांटेजेस हैं जिनको आप लोग यहाँ पे जरूर कंसीडर कीजिएगा, एक बार रीड करेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे लिमिटेशन का मतलब यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन मिसिंग होता है, डिफिकल्ट टू मॉनिटर एम्प्लॉयज एंड द मेंटेन द कल्चर, हाई डिपेंडेंसी ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द एक्सटर्नल पार्टनर, एंड इश्यू ऑफ डेटा सिक्योरिटी एंड द ट्रस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक लिमिटेशन है जो कोई भी बच्चा पढ़ करके बड़े आराम से इनको अंडरस्टैंड करके और एग्जाम के अंदर लिख के आ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दोनों को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से माय डियर फ्रेंड्स आपको अच्छे से तैयार करना, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक और है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अभी भी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा है और अब यहां पे एक टर्म और आ गई है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अभी अभी हमने इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी मालूमात हासिल की थी। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के साथ या प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है, बाद में उसको डिसोल्व किया जाता है। जैसे आपको कोई बांध बनाना है, कोई पुल बनाना है, उस केस में हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैट्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो परमानेंट होती है, ठीक है। तो कुछ कुछ बेसिक बातें, मीनिंग लिखा हुआ है मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का, इसको आपको एक बार रीड कर लेना है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये एक तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन इस तरीके से आपको लिखना है इन तमाम पैरामीटर के ऊपर, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपलेस्ट लैंग्वेज है, बहुत आसान लैंग्वेज है, इसको अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप लोग ऐसे इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स सवाल, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन और एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, तीनों के ऊपर अक्सर सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है। लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर भी आता है, तो आपको भी माय डियर फ्रेंड्स इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तैयार करना है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा बहुत कम चांसेस है कि या इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाए। अब बात करते हैं फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड सिस्टम वेयर द पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव द कॉमन गोल। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन, मैंने बताया था स्ट्रक्चर ही डिफाइन करता है टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अथॉरिटी आर अरेंज्ड, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। अब समझते हैं यहां पे फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड द रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइन। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल के अंदर सब कुछ क्लियरली डिफाइन होता है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। हर चीज क्या होती है, क्लियरली डिफाइन होती है, क्लियर है। अब आगे देखिए क्या है, बाय द मैनेजमेंट, कौन डिफाइन करता है, मैनेजमेंट, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्लियर है। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं इनफॉर्मल की, तो इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइजेज नेचुरली अमंग द एम्प्लॉइज। ये क्या होता है, नेचुरली एम्प्लॉइज के बीच में प्रोड्यूस हो जाती है ड्यू टू द पर्सनल रिलेशनशिप। किसकी वजह से, पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से, सोशल इंटरेक्शन की वजह से, कॉमन इंटरेस्ट की वजह से। इट इज नॉट ऑफिशियली प्लान्ड बाय द मैनेजमेंट, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये क्या नहीं होती है, प्लान्ड नहीं होती है बाय द मैनेजमेंट, क्लियर है। ये कुछ फीचर्स है, जैसे ऑफिशियली प्लान्ड बाय मैनेजमेंट होता है, वो ऑफिशियली प्लान्ड नहीं होता है। यहाँ पे हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद क्लियर चेन ऑफ द कमांड होता है, डिफाइन होते हैं रूल, पॉलिसीज, प्रोसीजर सब डिफाइन होते हैं। टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियरली असाइंड होती है एंड कम्युनिकेशन फॉलो फॉर्मल चैनल। कम्युनिकेशन क्या करता है, फॉलो करता है फॉर्मल चैनल्स को। एडवांटेजेस है, पढ़ लो फटाफट से, छोटे छोटे पॉइंट है, एंड लिमिटेशन है, एंड आगे आपको एक एग्जांपल भी देना है, समझ में आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, से कुछ कुछ बातें हैं, पढ़ने से क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना है कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से उसको टैकल करना है। सिमिलर मैनर में इनफॉर्मल के अंदर आप लोग देखिए फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं और लिमिटेशन है, तीन ही पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे और यही तीन आपको माय डियर फ्रेंड्स आपके एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आने हैं। और अगेन ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव डिफरेंस है, इसको जरूर इस तरीके से रिप्रेजेंट करके आइएगा। सब कुछ करने के बाद ना इसको ऐसे आपको जरूर एक्सप्लेन करना है, सो दैट कि आप लोगों को अच्छे से प्रेजेंटेशन में भी मजा आए और आपके एग्जामिनर को भी मजा आए पेपर चेक करने में, समझ आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो यहां से भी बहुत हद तक क्वेश्चन रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।